हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पैरालेक्स मेथड डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि हम लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र करते हैं। बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस जैसे साइज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो होता है 10⁻⁸ मीटर्स टू 10⁻⁻10 मीटर, इस रेंज में लाई करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्क्रू गेज या फिर हम हमारे नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं या फिर हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं। अब विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर मेरा मॉलिक्यूल का साइज़ इस रेंज में लाई करता है तो मैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ कर लेती हूँ। और इलेक्ट्रॉन बीम से जो है मैं 0.6 एंगस्ट्रॉम इस रेजोल्यूशन तक जो है अपने इसको मतलब मैं माइक्रोस्कोप को इस रेजोल्यूशन तक रिजॉल्व कर सकती हूँ, इस साइज़ तक रिजॉल्व कर सकती हूँ। तो अगर मेरा मॉलिक्यूल का साइज़ इस रेंज में होता है तो मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करती हूँ। और आजकल एक टनलिंग माइक्रोस्कोपी भी चल रही है, जिससे हम इससे भी स्मॉल साइज़ को बहुत ईजिली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, उसकी थोड़ी सी भी डिटेल। आपके कोर्स में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, डेट इज़ हमें मॉलिक्यूलर साइज़ निकालना है ऑलिक एसिड का। ठीक है, तो हम ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूलर साइज़ को एस्टिमेट कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलिक एसिड जो होता है ये एक सोपी लिक्विड होता है जिसका मॉलिक्यूलर साइज़ 10⁹ मीटर की रेंज में लाई करता है। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वाटर सरफेस के ऊपर ऑलिक एसिड की मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लेते हैं और उसे हम 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी कंसनट्रेशन आ जाती है ऑलिक एसिड की वो हो जाती है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम इस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लेते हैं और उसे फिर से हम 20 सेंटीमीटर क्यूब में अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं, मतलब हम उसे डाइल्यूट करते हैं यूजिंग अल्कोहल, जहाँ से उसकी कंसनट्रेशन कितनी बन जाती है 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब, डेट इज़ 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब हमें अपनी ऑलिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है सॉल्यूशन में वो हमें इतनी बनानी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक बड़े से कंटेनर में वाटर लेते हैं। ठीक है, और उस वाटर के ऊपर हम एक पाउडर होता है लाइकोपोडियम पाउडर, उसे हम स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर, इस पाउडर को हम हमारे वाटर में स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं और इसके ऊपर हम इस पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम हमारा जो हमने ऑलिक एसिड सॉल्यूशन बनाया था 1/400 सेंटीमीटर क्यूब कंसनट्रेशन का, इसकी 1 ड्रॉप हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं इसकी ड्रॉप, तो क्या होता है, जो ऑलिक एसिड की ड्रॉप है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है और वो एक थिन, लार्ज और रफली सर्कुलर फिल्म बना लेती है। ठीक है, तो हम फटाफट से उस फिल्म का जो है डायमीटर नोट कर लेते हैं, वहाँ से हमें मॉलिक्यूलर साइज़ पता चल जाता है ऑलिक एसिड का। ठीक है, अब सपोज़ हमने जो है n ड्रॉप्स जो है ऑलिक एसिड के पानी में डाली। ठीक है, तो और हमें उसका एक ड्रॉप का वॉल्यूम जो है वो निकालना है। सपोज़ एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है। ठीक है, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होएगा, nv सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड की अमाउंट कितनी हो जाएगी, nv इंटू 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि ये जो है ऑलिक एसिड वाटर सरफेस के ऊपर बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, बहुत फास्टली स्प्रेड होता है, तो सपोज़ उसने जो थिकनेस बनाई वो T बनाई। ठीक है, तो थिकनेस क्या होएगी, वॉल्यूम अपॉन एरिया। लेकिन अब वॉल्यूम कितना है, nv अपॉन 20 इंटू 20 इंटू ए, ये आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला से जो है हम हमारी ऑलिक एसिड की जो थिकनेस है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम हमारी मोनोमोलिकुलर लेयर जो हमारी बनी, इससे हम हमारा ऑलिक एसिड का डायमीटर या साइज़ जो है वो एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, अब बात आती है कि हमारी लेंथ की रेंज क्या है। तो जो हमारी लेंथ है उसकी रेंज है 10⁻⁻41 मीटर्स। ठीक है, एंड इट इज स्प्रेड लाइक दैट ओनली कि 10⁻⁻14 मीटर का
स्मॉलेस्ट साइज़ हमें पता है और हमारे यूनिवर्स का जो हमें साइज़ पता है डेट इज़ 10⁻26 मीटर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे मास की कि मास क्या होता है। देखो मास जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, और ये जो है हमारे टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास की एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। मास की एसआई यूनिट है केजी। केजी को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं हमने एक प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर रखा हुआ है हमने एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। तो उसका जो मास है उसे हमने असाइन किया है 1 kg। ठीक है, और इसका एक प्रोटोटाइप इंडिया में NPL नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने 1 kg को डिफ़ाइन किया है। लेकिन अगर सपोज़ मुझे एटम्स के मासेस की बात करनी है तो एटम्स के मासेस को अगर मैं 1 kg से इस सिलेंडर से कंपेयर करूँगी तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, एटम के मासेस बहुत छोटे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एक सेकंड स्टैंडर्ड दिया कि जैसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसे हम यू से डिनोट करते हैं। एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कार्बन 12 आइसोटोप को, कार्बन 12 आइसोटोप मतलब कार्बन 12(6), इसको हमने 12 AMU का एटॉमिक मास यूनिट्स 12 U का हमने इसको मास डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो 1 यूनिट क्या हुआ, 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, एंड दिस इज इक्वल टू 1.66053 इंटू 10⁻⁻27 kgs। ठीक है, तो क्या है, हम इस तरह से भी हमारे मास का स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जनरली हम जो नॉर्मल रूटीन में मास को मेज़र करते हैं उसके लिए क्या है, हम विंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा शॉप्स पे पड़ा होता है, या हम अपना भी अगर मास लेते हैं तो उसके लिए भी हम विंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। और मास की जो रेंज है वो हमें जो नॉन रेंज जो हमें पता है डेट इज़ 10⁻⁻30 kg इलेक्ट्रॉन का मास एंड 10⁻55 kg हमारे यूनिवर्स का मास। तो ये हमारे मास की रेंज है। ठीक है, अब बात आती है टाइम की। ठीक है, तो देखो टाइम जो है ना उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द डे। ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि वो जो इवेंट है वो कितने बजे हुआ, किस टाइम हुआ। ठीक है, एंड सेकेंड क्या होता है कि उसका ड्यूरेशन क्या था, कि या हाउ लॉन्ग एन इवेंट लास्टेड। ठीक है, तो टाइम के जो 2 स्टैंडर्ड हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड बनता है कि टाइम ऑफ द डे, एंड सेकेंड स्टैंडर्ड जो है वो होता है कि हाउ लॉन्ग एन इवेंट लास्टेड। अब यहाँ से जो है क्या क्वेश्चन अराइज होता है टाइम ऑफ द डे से, कि व्हेन डिड इट हैपन, वो किस टाइम हुआ। और यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होता है हाउ लॉन्ग एन इवेंट लास्टेड, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो जो हमारा टाइम स्टैंडर्ड है वो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करेगा। ठीक है, ये भी बताना चाहिए टाइम को कि वो किस टाइम हुआ, और ये बताना चाहिए कि वो कितनी देर चला। ठीक है, एंड टाइम क्या होता है, बेसिकली हम टाइम स्टैंडर्ड जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबल फिनोमिना जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे अर्थ की रोटेशन अराउंड द सन। ठीक है, वो भी एक, वहाँ से भी हम एक टाइम स्टैंडर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो टाइम स्टैंडर्ड डिफाइन किया है वो हमने एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक से किया है। अब देखो टाइम का जो स्टैंडर्ड हमने डिफाइन किया है, सबसे पहले देखो टाइम की यूनिट्स क्या होती हैं, सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम का जो हमने स्टैंडर्ड डिफाइन किया वो हमने सीजियम एटम की पीरियोडिक वाइब्रेशन से डिफाइन किया। हमने बोला ना कि हमें टाइम का स्टैंडर्ड ऐसे डिफाइन करना है जो भी फिनोमिना पीरियोडिक हो। ठीक है, तो हमने सीजियम एटम की पीरियोडिक वाइब्रेशंस को कंसीडर किया। सीजियम एटम की पीरियोडिक वाइब्रेशन से हमने एक क्लॉक बनाई जिसे हम बोलते हैं सीजियम एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, यही हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे लेबोरेटरीज़ में पड़ी हुई हैं जहाँ से हम हमारे टाइम को नोट करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं। सीजियम एटॉमिक क्लॉक में जो सेकंड है वो क्या कहलाता है, दैट द सेकंड इज़ टेकन एज टाइम नीडेड फॉर 9192
631,770 vibrations of the radiations corresponding to transition between the two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom। मतलब जो हमारा cesium-133 एटम है इसके ग्राउंड स्टेट में जो हाइपरफाइन लेवल्स में ट्रांजिशन होती है, दो हाइपरफाइन लेवल्स हैं, इन दोनों में जो ट्रांजिशंस होती हैं उससे जो रेडिएशन निकलती है, ठीक है, उस रेडिएशन की जो वाइब्रेशंस हैं उसको, इतनी वाइब्रेशंस के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये होती है हमारी टाइम का स्टैंडर्ड जिसे हम सीजियम एटॉमिक क्लॉक या सीजियम एटम की हेल्प से जो है डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में 1 सेकेंड क्या है, ये वो टाइम है डेट is taken by 9192631770 oscillations of light emitted by cesium-133 atom। मतलब cesium-133 atom जो लाइट एमिट करती है उसमें जो 9192631770 ये वाइब्रेशंस के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, अब रूटीन में हम जो यूज़ करते हैं आपको पता है, हम हमारी नॉर्मल जो हमारे पास क्लॉक्स होती हैं हम उससे जो है हमारा टाइम को नोट करते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं टाइम के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरे वर्ल्ड में 4 सीजियम क्लॉक्स हमने रखी हुई हैं जिससे हम डिफरेंट, आप कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है वो हम मेंटेन करते हैं। जैसे इंडिया का जो हम कहते हैं उसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो वो हमारा जो है NPL मेंटेन करके रखता है। NPL इज़ नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। हमने यहाँ पे सीजियम एटॉमिक क्लॉक ही क्यों यूज़ करी, क्योंकि जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है ये इतनी एक्यूरेट है कि अगर हमें 1 सेकेंड का भी डिफरेंस चाहिए ना दो सीजियम क्लॉक्स में, तो उन्हें 6000 ईयर्स के लिए रन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो इतनी एक्यूरेट हैं कि अगर वो 6000 साल भी चलेंगी दो एटॉमिक क्लॉक्स तो भी उनमें जो टाइम डिफरेंस है वो सिर्फ 1 सेकेंड का आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने सीजियम एटॉमिक क्लॉक को हम यूज़ करते हैं। तो ये बात हुई हमारी टाइम की। तो हमने डिस्कस कर लिया है लेंथ, मास एंड टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।